तो जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन ही है, मैंने सब पे शेयर किया था कि आप इस समय आ जाएँ, तो बहुत बेहतर होगा। सभी यदि जो उस समय अवेलेबल थे तो अ, वो लोग जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आज अपन क्या करेंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए डिस्कशन करेंगे कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे होते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को वीडियो में बहुत सारा प्यार देने के लिए धन्यवाद करता हूँ। आप सभी का सहयोग है जिसकी वजह से हम आज यहाँ पे हैं, और आपका प्यार, आप लोगों का प्यार इसी तरीके से बना रहेगा तो और आगे चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो कोशिश करते हैं कि और इम्पोर्टेंट बातों को डिस्कस किया जाए। सबसे बेहतर बात ये है कि जिन जो स्टूडेंट्स 12th क्लास के हैं या फिर दूसरी क्लासों के 10th क्लास के हैं या फिर बाकी अदर क्लासेस के अंदर हैं, उन सभी को इस समय बहुत ही पीसफुल माइंड हो करके अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सोचना है, विचारना है। अ, ये टाइम ऐसा नहीं है जिसमें आप इस तरीके की डिस्टॉर्शन या फिर इस तरीके की किसी तरीके से आपका टाइम को वेस्टेज करें। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय आप अपने स्टडी को दें, और लॉकडाउन का बेहतरीन फ़ायदा आपको मिलना चाहिए। लॉकडाउन का बेहतरीन फ़ायदा कैसे? कि यदि आप इस समय, हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स ऑनलाइन हैं इस समय, तो उन सबका धन्यवाद देता हूँ। तो हमने डिस्कस किया था पिछली बार 1-1 मार्क्स वाले क्वेश्चन्स, तो आज हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन या उससे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन्स को डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बता रहा था कि लॉकडाउन में ज़्यादातर समय घर पे ही हैं, पर फिर भी घर पे हैं, पर यदि पेपर वगैरह टाइम पे नहीं हो पाता, यदि शेड्यूल के हिसाब से, तो स्टूडेंट्स का हमेशा ही नुकसान होता है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें कि इससे कभी भी स्टूडेंट्स का फ़ायदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि यदि कंटीन्यूअस टाइम के अकॉर्डिंग पेपर होता है और उसी समय पेपर हो जाता, तो आपको उसका पूरा बेनिफिट मिलता। अब होता क्या है, प्रॉब्लम ये आती है कि हम थोड़े से आलसी हो जाते हैं और लेज़ी हो जाते हैं। अब आलसी और लेज़ी क्यों हो जाते हैं? क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं एग्ज़ाम डेट कब आएगा? तो एग्ज़ाम डेट आरबीएसई ने, राजस्थान बोर्ड ने तो बोल दिया था कि भई सीबीएसई के साथ करवाएँगे, और सीबीएसई बोर्ड का जो सिस्टम है, उन्होंने कहा है कि भई 1 तारीख के बाद उधर 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में उधर एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो वो आप सभी अपडेटेड रहें, वो पेपर कब होगा, नहीं होगा, ये इस समय कुछ कोरोना की वजह से डिस्टॉर्शन समस्याएँ आ रही है लोगों को, तो ये चीज़ें दूर हो जाएँगी, ऐसी बात नहीं है। आपको हमेशा अपडेट रहना है, और हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। मुकुल बोल रहे हैं कि भई सर क्वेश्चन बताओ जो चैप्टर्स, जो सभी क्वेश्चन चैप्टर के इम्पोर्टेंट्स हैं। हम बिल्कुल सब क्वेश्चनों के चैप्टरों के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स उसको डिस्कस करेंगे, कोई मैटर नहीं है। हम डेली इस तरीके से मिलेंगे। तो अ, एक्चुअली में क्या है कि क्वेश्चन को देखना और देख करके केवल पढ़ लेना, मैं आपको इसलिए बोल के दिखा रहा हूँ क्योंकि आप वीडियो देखोगे, तो एक बार आपके माइंड में होगा और आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कर पाओगे। और आपको पता रहेगा कि हाँ, यदि क्वेश्चन इस तरीके का होगा तो हम इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो लिखा हुआ मैटर तो बहुत जगह मिल जाएगा, आपको भी पता है कि बहुत सारा मैटर मिल जाएगा। पर जब हम किसी चीज़ को लिसन करते हैं, सुनते हैं और सुनते हुए लाइव करते हुए देखते हैं, तो हम करते क्या है, एक नॉर्मल रेडियो में और एक टेलीविज़न में क्या अंतर है? आपने देखा होगा कि रेडियो में जो चीज़ें सुनी जाती है, वो चीज़ें ज़्यादा समय तक याद नहीं रहती, जबकि टेलीविज़न में जो चीज़ें अपन देखते हैं, वो चीज़ें ज़्यादा समय के लिए याद होती है, क्योंकि उस समय आपके 2 चीज़ें काम करती है, आपकी आइज़ भी काम करती है और साथ में आपके ईयर्स भी काम करते हैं। जबकि जब आप रेडियो यानी वॉइस केवल सुनते हो, तो उस समय केवल आपके ईयर्स काम करते हैं, आइज़ काम नहीं करती, इसलिए वो चीज़ें उतनी अच्छी तरीके से आपको लर्न नहीं हो पाती। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि जो चीज़ें देखी जाएँ, इसीलिए आपने देखा होगा कि वीडियो वगैरह पे ज़्यादा गवर्नमेंट जोर देती है
क्यों? क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग या लाइव अपन जब किसी चीज़ को डिस्कस करते हैं तो इसका मतलब यही समझो कि आप क्लास के अंदर हो और क्लास के अंदर आप यदि बैठे हो और हम सामने कोई बोल रहा है तो इसका मतलब आप उसको सुन रहे हो। एज़ इट इज़ आप कर सकते हो। बिल्कुल एलपीपी के जो कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि एलपीपी के क्वेश्चंस मैं एक बार इसको सामने कर लेता हूँ। केजेस कंसेप्चुअल ऑनलाइन क्लासेस हेलो सर बिल्कुल, बिल्कुल हेलो, गुड इवनिंग। एग्ज़ाम डेट के बारे में आपको बताया जो है बिल्कुल मुकुल जी बोल रहे हैं कि भाई सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन बताओ, बिल्कुल बताएँगे, चिंता मत करो आप। एमके ऑफिशियल क्रिएशंस बोलते हैं मुकुल भाई जी राम राम। राम राम भाई सभी को राम राम। और एलपीपी के जहाँ तक बात आती है एलपीपी की तो एलपीपी के क्वेश्चंस भी बनाए जाएँगे और एक्चुअल में क्या है कि सभी का एक टाइम है। कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर कंटीन्यूअस आप एक चैप्टर को ले लो और उसी को पढ़ाओ। मैं समझ रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और पर बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को बोलते हैं कि भाई सर चैप्टर वाइज़ तो बनते रहेंगे, हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम है, हमारा ध्यान रखो आप और हमारा ध्यान रखते हुए आप जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स हम बता रहे हैं, उसके बारे में आप उसका वीडियो बनाओ। इसीलिए आपने देखा होगा कि एओडी मैंने अभी स्टार्टिंग से पूरा नहीं पढ़ाया था, पर लास्ट के जो हार्ड क्वेश्चन्स थे, उसकी वीडियो मैंने बना दी थी। तो आप सभी वीडियो को देखें, हार्ड क्वेश्चन्स कराने के पीछे मकसद ये नहीं था कि मैं आपको डायरेक्ट ही हार्ड क्वेश्चन कराऊँगा। वो केवल मकसद ये था कि भाई जो स्टूडेंट्स इस समय बोर्ड का देने वाले हैं, चाहे सीबीएसई हो कि आरबीएसई हो, तो बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स को क्षणिक थोड़ा-सा फ़ायदा मिले ज़रूर। तो बिल्कुल, बिल्कुल। मैं लाइव आ रहा हूँ इसका मतलब यही है कि एग्ज़ाम डेट बिल्कुल नियर है और कभी भी एग्ज़ाम डेट आ सकते हैं। वरना मैं लाइव पहले भी आ जाता, मेरे पास दूसरे साधन थे लाइव के, पर मैं लाइव इसीलिए नहीं आया था क्योंकि अब मुझे लगता है कि अब एग्ज़ाम डेट बिल्कुल नज़दीक है और किसी भी समय बोर्ड की तरफ से आरबीसी और सीबीएसई की तरफ से बिल्कुल आपको क्लेरिफ़िकेशन मिल जाएगा कि एग्ज़ाम कब होंगे। तो चलते हैं कुछ क्वेश्चन्स देखते हैं और उनको डिस्कस करते हैं ताकि ये क्वेश्चन सेशन इम्पोर्टेंट हो और अपन टाइम का यूज़ तो एक क्वेश्चन है देखिए आप जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन मैंने 10 बताए थे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। उसके बाद एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 बताए थे, क्वेश्चन नंबर 11 है। यदि एक फलन है f r to r और f of x इक्वल टू x प्लस 1 हो तो सत्यापित कीजिए f इनवर्स का इनवर्स f होता है। अब ये हमेशा ध्यान रखो कि f इनवर्स का इनवर्स निकालते हो हमेशा f होता है। तो f दे रखा है, एक फलन दे रखा है f r to r, ध्यान से देखें आप f r to r और f of x की वैल्यू है 2x प्लस 1। तो आपको सत्यापित करना है f इनवर्स का इनवर्स कितना होता है f होता है। तो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन की वैल्यू दे रखी है और फंक्शन की वैल्यू दे रखी है तो फंक्शन की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो यदि फंक्शन की वैल्यू आपको पता है कि फंक्शन f है तो उस f का f इनवर्स निकाल सकते हो। यदि आपको फंक्शन दे रखी है तो f इनवर्स निकालने का सीधा सा तरीका है कि जो उसके अंदर उस सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसको जस्ट अपोजिट कर दो। इसके बारे में मैंने रिलेशन फंक्शंस को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है और आप उसको देख सकते हो। तो जो रिलेशन फंक्शन में बताए गए थे, जो आपके f के अंदर जो वैल्यूज़ हैं, उनको आप उल्टा कर दें, यानी फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड और सेकंड को फर्स्ट कर दें, तो पूरे को यदि अपन चेंज कर देंगे, पूरे स्ट्रीम को, तो आपको क्या होगा कि इस तरीके से f इनवर्स मिल जाएगा और वो जो स्ट्रीम है, वापस उसको आप कन्वर्ट करोगे, f इनवर्स को वापस इनवर्स निकालोगे, तो वापस f हो जाएगा और वैसे भी आपको ध्यान रखना है कि f इनवर्स का इनवर्स f ही होता है। ये आप बोलोगे, तो मैं इस पे वीडियो बना दूँगा और आप उसको अच्छी तरीके से समझ सकते हो। तो क्वेश्चन क्या था इफ f इनवर्स इफ फंक्शन f r to r देन f of x इक्वल टू x प्लस 1 देन सो दैट f इनवर्स का इनवर्स इक्वल f। तो ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 11 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो अगला क्वेश्चन आ सकता है वो है एक मैट्रिक्स है, a की वैल्यू है, ब्रैकेट के अंदर लिखना है आपको 3 रो के अंदर 3 1 माइनस 1 2। देखो आप रो के अंदर लिखना है 3 1 और उसके नीचे लिखना है माइनस 1 2। आप चाहे तो पेन और कॉपी ले लें और साथ में लिखते जाएं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो एफ ऑफ ए इक्वल ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i हो तो एफ ऑफ ए क्या है? अब आप ध्यान दो कि इस तरह के क्वेश्चंस, इफ ए इक्वल 3 1 माइनस 1 2, ये क्वेश्चन है, और एफ ऑफ ए इक्वल ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए। तो बहुत ही इस तरह के क्वेश्चन टिपिकल नहीं होते। क्यों? क्योंकि यदि आप ध्यान दो कि यदि ए लिखोगे तो पूरे फंक्शन के अंदर ए स्क्वायर की जगह है, तो सब जगह ए, आर्टिकल के अंदर एक्स लिखता हूं तो कितना हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7i। यदि मैं 2 लिख देता हूं तो हो जाएगा एफ ऑफ 2 इक्वल 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 7i। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आसानी से किए जा सकते हैं। 100% मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि इस बार बोर्ड में इस तरीके का एक क्वेश्चन आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चंस को आपको कभी भी मिस नहीं करना। अच्छा, कुछ हमारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर सीकर कब आओगे? तो बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं सीकर आऊँगा, और जल्दी आऊँगा तो मिलूँगा सभी से। सभी की बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे हैं जो नवलगढ़ में, झुंझुनू में, और कोटा में तो खैर है ही सही बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको मैंने बहुत लंबे समय तक, करीब 10-11 सालों 12 सालों तक पढ़ाया है मैंने। तो बहुत अच्छे-अच्छे विद्यालय हैं जिसमें हमारे स्टूडेंट्स हैं। तो मैं फिक्स नहीं बोल सकता कि भाई यही विद्यालय है। कोटा में शिव ज्योति है जिसमें मैंने बहुत लंबे समय तक पढ़ाया है, स्टडी करवाई है। इसी तरह शिशु भारती स्कूल है कोटा में जिसमें मैंने लंबे समय तक पढ़ाया है। उधर संत दयानंद स्कूल था, उसमें मैंने पढ़ाया है। और ऐसा नहीं कि 1 साल पढ़ाया, बहुत लंबे समय तक पढ़ाया है। उसके साथ-साथ मैंने शिव ज्योति में बहुत लंबे समय तक सेवाएँ दी हैं, 9-10 सालों तक। उसके अलावा सीकर में एपीएस में बहुत लंबे समय तक पढ़ाया है। उसके बाद सुबोध स्कूल में लंबे समय तक पढ़ाया है। तो ज सभी जगह के जो विद्यार्थी हैं और वहाँ का स्टाफ है, बहुत ही बेहतरीन मिला है मुझे, और उन सबका मुझे बहुत भरपूर प्रेम मिला है। तो मैं उन सभी का आभारी हूँ जहाँ पे मैंने स्टडी करवाई। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल, मोड के अंदर ध्यान रखना, मोड के अंदर लिखना है एक्स माइनस 1, और मोड को बंद कर दें। एफ ऑफ एक्स इक्वल मोड एक्स माइनस 1 का एक्स इक्वल 1 पर संतत्यता परीक्षण ज्ञात कीजिए। यानी एग्जामिन कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल 1 ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल मोड एक्स माइनस 1। अब ध्यान दें कि इस तरह के क्वेश्चंस जब आते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको बहुत ही सावधान। समस्या क्या है कि ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारी परेशानी आती है। अब वो बिना मोड को सोल्व करे ही क्वेश्चन को सोल्व करना चालू कर देते हैं। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एनी हाउ कंडीशन में आपको आपको क्या करना है कि मोड के क्वेश्चनों को सोल्व करने से पहले मोड को सोल्व करना आना चाहिए। अब यदि किसी को मॉडुलस सोल्व करना नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, जो चीजें आपको नहीं आती, ये प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं आती। प्रॉब्लम कहाँ है? आपको बता दी गई है, वीडियो बता दिया गया है, और आप नहीं सीख रहे, तो ये प्रॉब्लम है। यदि आपको वो चीजें नहीं आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कोई बड़ी बात थोड़ी है। किसी को नहीं आती, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें नहीं आती, इसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं आपको बता रहा हूँ कि नहीं आती तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वो तो आप बोलोगे तो उस पर वीडियो बन जाएगा और आपको पता चल जाएगा, वो चीजें आप सीख जाओगे। नहीं आती तो ये प्रॉब्लम नहीं है, पर बताने के बाद आप उसको नहीं देखो और फिर आप मेरे से क्वेश्चन बोलो, तो ये गलत है। तो आप क्या करना है कि आप वीडियो को ध्यान से देखो, ताकि इसका या फिर इसके बारे में जानेंगे, उस उन सभी का बेनिफिट है ही सही, इसमें ऐसी बात नहीं। हाँ, तो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको क्या करना है, मोड को खोलना है। इस बात का ध्यान रखें कि मॉडुलस को किस तरीके से खोलना है। मॉडुलस फंक्शन को किस तरीके से खोलना है, ये आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। तो मॉडुलस फंक्शन को खोलने के लिए आपको अंदर वाली वैल्यू को, जो मॉडुलस के अंदर है, उसको 0 के बराबर करना है। और 0 के बराबर करके, जैसे मान लो कि क्वेश्चन में बताया था कि मॉडुलस के अंदर x माइनस 1 है, और x माइनस 1 की वैल्यू आप क्या करोगे, 0 के बराबर कर दोगे, और 0 करके x इक्वल 1 पे ये वैल्यू टूट जाएगी। अब टूट जाएगी तो आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है। लाइन ड्रॉ करके 1 से छोटी है 1 से बड़ी वैल्यू निकाल करके आपको उसके अंदर अच्छी तरीके से सीखना है कि इस तरीके के क्वेश्चंस को किस तरीके से सोल्व करते हैं। तो इस तरीके से मॉडुलस को खोलते हैं। मैं आपको थोड़ा सा हिंट बता रहा हूँ केवल,
ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा फिलहाल कि अब मैं कोशिश करूँगा कि आपको डायरेक्ट क्लासरूम में रहूँ और आपको डायरेक्ट ट्यूशन्स करवा दूँगा, कोई मैटर नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। व्हाइट बोर्ड का यूज़ करूँगा मैं, चिंता मत करो आप। मैं एक्चुअली में देख रहा था कि किस तरीके से हो सकती है और उसका मैं आपको बिल्कुल थोड़े टाइम बाद मैं लाइव आ जाऊँगा बिल्कुल क्लास में और आपको बिल्कुल कुछ क्वेश्चन्स मैं बताऊँगा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं खुद सोल्व करवाऊँगा। अभी मैं केवल क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप जल्दी-जल्दी नोट कर लें आप। तो x इक्वल 1 पे संततता कंटिन्यूटी की जाँच करनी थी। अगला जो क्वेश्चन है वो है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस sin x dx इंटीग्रेशन करना है आपको। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस sin x इस तरह के क्वेश्चंस 1 अपॉन 1 प्लस sin x आते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करना डिफिकल्ट नहीं होता। आप इस बात का ध्यान रखें कि इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 1 माइनस sin x से ऊपर-नीचे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो इस तरीके से यदि 1 माइनस sin x से ऊपर-नीचे मल्टीप्लाई करोगे, तो नीचे 1 प्लस sin x और 1 माइनस sin x हो जाएगा, यानी नीचे 1 माइनस sin स्क्वायर x हो जाएगा, यानी नीचे cos स्क्वायर x हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा 1 माइनस sin x और नीचे हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स। एक्चुअली मैंने अभी सॉल्यूशन कुछ मेरे पास है नहीं, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको कि आगे एक आइडिया बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को ऐसे सोल्व कर सकते हैं। तो उस कोस स्क्वायर एक्स को में डिवाइड कर दोगे तो जो इसके फैक्टर्स वगैरह होंगे वो इजी गोइंग आपसे सोल्व हो जाएंगे और उसका आप इंटीग्रेट कर सकते हो। तो बेसिकली टारगेट 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है ताकि वो लोग अभी पेपर दे रहे हैं, उनको उन्होंने सब पढ़ रखा है, बता रहा था। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है वो है यदि एक सदिश ओ एक्स ओ वाई ओ जेड अक्षों के साथ क्रमशः अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है तो सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू if a vector makes angle alpha beta gamma respectively with the axis ox oy oz then prove that sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma equal to तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो बोर्ड पे बनाए जा सकते हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को आसानी से सोल्व कर सकते हैं यदि आप दोनों दोनों साइड -1 करके और इसको सोल्व करें तो इजी गोइंग सोल्व हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन पे ध्यान दें थोड़ा-सा, ठीक है? तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। जैसे अ, अब ऐसे क्वेश्चंस जो कि सेक्शन सी के अंदर आते हैं वो क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं? तो ऐसे क्वेश्चनों को के मैथमेटिक्स क्लासेस बोल रहे हैं कि सीबीएसई 12th के एग्ज़ाम कब तक हो सकते हैं? तो मैं आपको बताऊँ कि मेरे को लगता है कि जुलाई के मैं ये फिक्स नहीं बता सकता, ये तो बोर्ड ही बता सकता है, पर फिर भी आपको मैं बताऊँ कि जुलाई में बहुत ज़्यादा संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में पेपर स्टार्ट हो जाएँ। तो क्योंकि अब इससे पहले टीचर्स वगैरह जो भी स्कूलों के अंदर हैं, वो तो सभी छुट्टी पे हैं, तो बोर्ड का पेपर करवाएगा कौन? तो समस्या ये हो रही है कि बोर्ड का पेपर करवाने के लिए टीचर्स तो चाहिए ना, और टीचर्स स्कूल के अंदर है नहीं और वो सभी छुट्टियों पे हैं या फिर कोरोना की वजह से वहाँ पे है ही नहीं। तो ये समस्या हो रही है, इसलिए जब टीचर्स आएँगे उसके बाद ही तो व्यवस्था बैठ पाएगी स्कूल की और एग्ज़ाम हो पाएँगे। तो के सर आप चिंता मत करो, बिल्कुल सरकार पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि पूरी समस्याओं को पटरी पे लाया जा सके और गाड़ियाँ चल रही है कंटिन्यू और आगे व्यवस्था होगी, बहुत बढ़िया होगी। बिल्कुल, बिल्कुल, मेरा प्रीवियस वीडियो बहुत बेस्ट है, हमारे कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, मुकुल जी बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया, थैंक यू। और चिंता मत करो, अभी जो वीडियो मैंने जो डाला है इस पे टाइप्स ऑफ रिलेशंस, वो वीडियो भी बहुत अच्छी है, आप उसको ध्यान से देखो। मैंने कोशिश करी है कि उसके अंदर एक स्टूडेंट्स को समस्या आ रही थी कि जो वर्ड्स फॉर्मेशन है, यानी शब्दों की जो लाइन्स हैं, वो थोड़ी छोटी बन रही थी। तो मैंने कोशिश करी है कि कैमरे को ज़्यादा ज़्यादा नज़दीक रखा जाए, ताकि आप उसको अच्छी तरीके से समझ सको। तो अभी जो आप वीडियो वगैरह देख रहे होंगे, 3-4 वीडियो से कंटिन्यूअस मैंने कोशिश करी है कि आपको अ मैंने कोशिश करी है कि किसी तरीके से स्टूडेंट्स को किसी तरीके की कोई समस्या नहीं है और फिर भी मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि यदि किसी भी स्टूडेंट्स को इस तरीके की कोई परेशानी आ रही है, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो, नए टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो आप उसपे बता दें। सर आप नवलगढ़ कब आओगे? अच्छा हमारे कुछ कुछ लोग बोल रहे हैं कि नवलगढ़ कब आओगे?
तो मैं फर्स्ट करता हूँ कि मैं नवलगढ़ जल्दी आऊँगा, चिंता मत करो, लॉकडाउन जैसे ही खुलेगा तो मैं कोशिश करूँगा कि नवलगढ़ आऊँ। और हमारा प्रेम है उधर सीकर और नवलगढ़ में, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे, तो चाहने वाले बहुत हैं। तो उनसे ज़रूर मैं मिलूँगा। सीकर में बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि अगला जो क्वेश्चन है वो है इस तरीके का क्वेश्चन जो कि आईटीएफ या आईटीएफ सीबीएसई के लिए और आईसीएफ राजस्थान बोर्ड बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नंबर 2 है। और उसमें एक क्वेश्चन आ सकता है जैसे 4 10 इनवर्स 1/5 4 10 इनवर्स 1/5 माइनस 10 इनवर्स 1/70 प्लस 10 इनवर्स 1/99 इक्वल π/4। तो यानी आपको क्या करना है, दे रखा है देखो ध्यान से, 4 10 इनवर्स 1/5 माइनस 10 इनवर्स 1/70 प्लस 10 इनवर्स 1/99 इक्वल π/4। जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स की ऐसा क्वेश्चन हो, मतलब ये क्वेश्चन हो, क्वेश्चन इस तरीके के आ सकते हैं। तो आप इस पे इन क्वेश्चनों को ध्यान दो और इनको करो। या फिर इसमें क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो बोर्ड में हर साल लगभग आ जाता है, वो आप ध्यान से देखो और ऐसा क्वेश्चन जरूर कर लेना आप। और क्वेश्चन क्या है, if cos inverse x by a plus cos inverse y by b equal alpha, then prove that x square by a square minus 2xy upon ab cos alpha plus y square upon b square equal sin square alpha। कुछ लोग बोल रहे होंगे भाई मैं फास्ट बोल रहा हूँ, एक बार मैं धीरे से बता देता हूँ, आप ध्यान दो। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी कोस अल्फा, ऊपर है कोस अल्फा, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल साइन स्क्वायर अल्फा। तो इस तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में नहीं आते स्टूडेंट से, 3 मार्क्स के लिए मैं बता रहा हूँ। 3 मार्क्स में इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको आईटीएफ वाला जो चैप्टर है इस पे वीडियो अभी नहीं बन पाई है, अब जल्दी ही आपके पास वीडियो अवेलेबल होगा इसका भी, तो आप उसको देखना। अगला जो क्वेश्चन है जो डिटर्मिनेंट का है, डिटर्मिनेंट आपको बताया, डिटर्मिनेंट में जो थ्योरम्स हैं वो उस पे वीडियो नहीं बन पाई है, पर अब जल्दी आपको आपके पास वीडियो आ जाएगी डिटर्मिनेंट में, जिसमें आपको ऑपरेशंस बताएंगे कि डिटर्मिनेंट में ऑपरेशंस को किस तरीके से सोल्व किया जा सकता है, और दूसरे तो जो तरीके हो सकते हैं उसके बारे में भी आपको थोड़ी देर बाद बताए जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है आप देखो, यदि डिटर्मिनेंट के अंदर लिखा हुआ है, रो के अंदर मैं बता रहा हूँ, एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब, नीचे है वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे जेड स्क्वायर 1 प्लस जेड क्यूब। ध्यान देना, वापस से क्वेश्चन देखो, एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब, उसके नीचे वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई क्यूब, और उसके नीचे जेड स्क्वायर 1 प्लस जेड क्यूब। डिटरमिनेंट है और इक्वल 0 है। तो आपको सिद्ध करना है, प्रूव करना है एक्स वाई जेड इक्वल -1। इस तरीके के क्वेश्चन हर साल आता है, हर बार आता है, तो आप सभी को क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस जरूर करने हैं और ऐसे क्वेश्चंस अच्छी तरह से कर लें और उसको समझ लें। तो 3 मार्क्स के लिए ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अब बात करते हैं 3 मार्क्स के लिए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यदि एक मैट्रिक्स दे रखा है ए एफ ऑफ अल्फा इक्वल, आप सभी जो 12th क्लास में जाने वाले हैं या जो जा चुके हैं और आगे निकलने वाले बोर्ड का एग्जाम मैथमेटिक्स का इस समय रिमेनिंग है, तो आप अच्छी तरीके से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये, और आप अच्छी तरीके से इन क्वेश्चंस को जरूर कर लें ताकि आपको बाद में ये नहीं बोलना पड़े कि मैंने बताया था और आपने किया नहीं। तो एफ ऑफ अल्फा है और डिटरमिनेंट के अंदर लिखा हुआ है, मैट्रिक्स के अंदर लिखा हुआ है कोस अल्फा ऊपर, फिर साइन अल्फा, फिर 0, फिर साइन अल्फा, फिर कोस अल्फा, फिर 0 और 0 0 1 हो तो ए इनवर्स निकालो। तो यदि इस तरीके के क्वेश्चन हो, ए इनवर्स इक्वल होता है, फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालना सभी को आता होगा। जो कोफैक्टर से बनी हुई मैट्रिक्स होती है उसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, उसे एडजॉइंट ऑफ ए आ जाता है। तो आप ऐसे क्वेश्चनों को जरूर कर लें और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज टू 14 विच इज द पैरेलल टू द लाइन x प्लस 3y इक्वल 6। क्वेश्चन ध्यान से सुने आप। एक वक्र दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज टू 14 पर सरल रेखा x प्लस 3y इक्वल 6 के समांतर अभिलंब का समीकरण निकालना है।
तो ऐसे तरह के क्वेश्चंस हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप सभी इसको ज़रूर करें। जल्दी-जल्दी मैं बता देता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है, फाइंड द पॉजिटिव नंबर्स x एंड y, सम ऑफ देम इज़ 60 एंड xy इज़ मैक्सिमम। तो मैक्सिमम मिनिमम का इस तरीके के क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, पर इसकी थ्योरी नहीं करा पाया हूँ, पर आपकी थ्योरी जल्द ही आप बोलोगे तो मैं अभी उस चैप्टर पे मैंने पहुँच पाया हूँ अभी, तो उस पे अपन क्वेश्चन करेंगे। एक बार फिर बता दूँ, ऐसी 2 धनात्मक संख्याएँ x तथा y ज्ञात कीजिए जिनका योग 60 हो तथा x y क्यूब अधिकतम है। तो आप जो x मान सकते हो, एफ ऑफ एक्स के इक्वल मान लो, और तो एक्स प्लस वाई इक्वल 60 है, तो यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल सकते हो आप, और वाई की वैल्यू निकाल करके फंक्शन के अंदर रख दो। हेलो, हाँ, तो आप रख दो और उस अगला जो क्वेश्चन है वो है, आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। वो इंटीग्रेशन किसका करना है, इंटीग्रेशन करना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स ज्ञात कीजिए। इंटीग्रेशन के मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं, और आप चाहो तो उनको आसान में इस तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको करना बता चुका हूँ, तो आप उसको देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस 6x माइनस 9x स्क्वायर डीएक्स ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करते समय आपको ध्यान रखना है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड नीचे की साइड लगाना है, और आप नहीं देखा है तो सब इंटीग्रेशन वाले वीडियो को देख लें, आपको इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है y इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर तथा एक्स अक्ष ऊपर परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड एबव एक्स एक्सिस। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस हमेशा आते हैं और आते ही हैं, तो आप इस तरह क्वेश्चनों को जरूर करें। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मैं बता दूं, वो क्वेश्चन था एक्स वाई जबकि एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल वाई लेस देन इक्वल एक्स से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दें, एक्स वाई जबकि एक्स स्क्वायर इज अ लेस लाइन की इक्वेशन दे रखी है और एक पैराबोला की दे रखी है, यानी लाइन और एक पैराबोला दे रखी है, तो लाइन और पैराबोला वाले क्वेश्चन जो है ना, जिसमें एरिया निकालते हैं, तो एरिया निकालते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को जरूर कर लें जिसमें पैराबोला के क्वेश्चन हो और एक लाइन हो, तो पैराबोला और लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, उसको आप अच्छी तरह से कर लें। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, यदि a इक्वल 3i प्लस जे प्लस 2k और b वेक्टर इक्वल 2i माइनस 2j प्लस 2k हो, तो a वेक्टर तथा b वेक्टर दोनों के लंबवत इकाई सदिश n के ज्ञात कीजिए। और इसके साथ साथ एक क्वेश्चन आ सकता है इस तरीके का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से, यदि प्रूव डेट ब्रैकेट के अंदर a वेक्टर प्लस b वेक्टर स्पेस देके b वेक्टर प्लस c वेक्टर फिर स्पेस देके c वेक्टर प्लस a वेक्टर ब्रैकेट क्लोज कर दो इक्वल टू, और ब्रैकेट के अंदर a वेक्टर प्लस वेक्टर और स्पेस देके b वेक्टर स्पेस देके c वेक्टर। तो ऐसा क्वेश्चन हो तो इस तरह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो अब हम एक लास्ट क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे, और वो है निम्न रेखिक प्रोग्रामिंग समस्या को आपकी विधि से सोल्व कीजिए। बाय द ग्राफिकल मेथड सोल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स बाय प्रॉब्लम फॉर मैक्सिमम। और क्वेश्चन है z इक्वल 2x प्लस 3y। तो ऐसा क्वेश्चन स्टूडेंट्स आ जाए तो जिसमें कंसंट्रेंट्स हैं, यानी विरोध है, 4x प्लस 6y लेस देन इक्वल 60, 2x प्लस y लेस देन इक्वल 20, x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। तो ऐसे क्वेश्चंस हो तो इसको एलपीपी पे मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा है कि एलपीपी पे क्वेश्चन बनाइए, और बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं चाहने वाले जो बोल रहे हैं कि एलपीपी के, कुछ लोगों ने तो कहा कि एलपीपी में जो ट्रांसपोर्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, मैं यही यही समस्या आती है कि मैं भी ट्रांसपोर्ट रिलेशन पे यदि मैं वीडियो बना दूंगा तो लोग बोलेंगे कि सर आपने उससे पहले वाला तो बढ़ाया ही नहीं, और डायरेक्ट आप ट्रांसपोर्टेशन के हार्ड हार्ड क्वेश्चन करा रहे हो। तो मैं यही चाह रहा हूँ कि मैं थोड़ा एक सीरीज से बना सकूं क्वेश्चन, ताकि आप सभी अच्छी तरीके से उन क्वेश्चनों चैप्टरों को कर सको, आप कर सको। तो उसके लिए जरूरी है कि आप वीडियो को देखते रहें। आपको आपको अब एक बेनिफिट आपको मिलेगा कि आप चैनल पे आप जा करके अंदर जा करके देखोगे तो आपको 12th क्लास के अलग से क्लास बनी हुई है, उसमें 12th क्लास के अलग से वीडियो है, 11th क्लास की अलग से टेबल बनी हुई है, 11th क्लास के अलग से वीडियो है, और कोशिश करें 9th क्लास की अलग से वीडियो है, 10th क्लास की अलग से वीडियो है,
आप यदि एंजॉयमेंट करना चाहते हो, बोर हो चुके हो, तो आपके लिए अलग से डांस की वीडियो भी यूट्यूब पे अवेलेबल ऑनलाइन पे पड़े हैं। यदि आपको लगता है कि घूमना चाहिए, घूमने जाना चाहिए फ्यूचर में, तो उससे रिलेटेड टूर के भी हमने वीडियो डाले हैं। तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, अवेल इसलिए मैं बोलता हूँ अवेल ऑनलाइन की दुनिया में आपका स्वागत है। तो ये सब कुछ दुनिया है और आपको अवेल ऑनलाइन में सब कुछ मिल जाएगा। चाहे आप स्टडी करना चाहते हो या फिर आप घूमना चाहते हो या फिर किसी मंदिर, मस्जिद में दर्शन करना चाहते हो या फिर आप डांस करना चाहते हो। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत मेहनत करी है और उन लोगों ने शूट करा है डांस, तो मेरे को अच्छी तरह से पता है। उन बच्चों ने 1-1 महीने, डेढ़-डेढ़ महीने मेहनत करी है और 1-1 महीने, डेढ़-डेढ़ महीने करने के बाद वो 10 मिनट, 15 मिनट का जो परफॉर्मेंस होता है, 1 महीने इंतज़ार करना। जैसे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं मैथमेटिक्स के या बाकी सब्जेक्टों के मेरे स्टूडेंट्स हैं, हमारे फॉलोवर्स हैं, वो पूरे साल भर मेहनत करते हैं। आप सोलो साल भर मेहनत कर रहे हो, आप साल भर, और वो एग्ज़ाम कितने मिनट का है? केवल 3 आवर्स का, 3 घंटा। यानी साल भर एक तरफ और 3 घंटे एक तरफ। ध्यान दो आप इस बात पे। साल भर एक तरफ और 3 घंटे एक तरफ। यानी साल भर आपने मेहनत की नहीं की, वो पता चलेगा आपके 3 मिनट के अंदर। तो आप यदि 3 मिनट 3 घंटे के अंदर, ये तो 3 घंटे के अंदर आप मतलब कहने का मतलब ये है कि 3 घंटे आप जो मेहनत करोगे और साल भर जो मेहनत कर रहे हो, तो उसका जो रिज़ल्ट मिलेगा वो 3 घंटे के अंदर मिलेगा। यदि आप उसको सही तरीके से परिणित नहीं कर पाए, तो आपको परसेंटेज के रूप में उसको चुकाना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ कि आप इस बात का ध्यान रखें, लॉकडाउन है, अच्छी बात है, सब कुछ अच्छी बात है। आप अपने एम की तरफ से बिल्कुल नहीं खिसके। तो आपको क्या करना है, 12th क्लास की अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। सब चीज़ें आप ध्यान रखें, इधर-उधर ज़्यादा नहीं भटकें और आपको समय मिल रहा है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि भाई टाइम नहीं मिल रहा उस समय, तो आपको टाइम तो अब तो पूरा मिल रहा है। लॉकडाउन है, घर पे बैठो, पढ़ो, खाओ-पियो, पढ़ो। तो कहने का मतलब ये है कि पूरा समय मिल रहा है आपको, पूरी स्टडी करें आप और भरपूर मज़े लें, आनंद लें। एक कमरे के अंदर पैक हो जाएँ, क्वारंटाइन हो जाएँ और क्वारंटाइन होकर के आप स्टडी करें। तो पूरा आप आनंद लें स्टडी का। तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम अ, 4 मार्क्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि मैं बोर्ड पे आ जाऊँ ताकि आपको आफ्टर 12th क्या बेस्ट है सर? हुँ। भई मुकुल 12th क्लास के बाद क्या लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, इस पे अपन अलग से डिस्कशन करेंगे, कोई मैटर नहीं है। पर फिर भी मैं बता दूँ, अ, एक बार आप मेरे से बात करना, मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि ये क्या है, हर स्टूडेंट्स के ऊपर हर स्टूडेंट्स के लिए अलग-अलग क्राइटेरिया हैं। एक बार मेरे पास एक पेरेंट्स आते हैं और वो आकर के बोलते हैं कि सर, मेरा बच्चा, मैं इसको मैथ्स से दिलाना चाहता हूँ और आप इसको देखो और बताओ सर, इसके साथ बात करो और मुझे बताओ आप कि इसकी काउंसलिंग करनी थी उस बच्चे की और मुझे बताओ कि आप इसको अपन मैथ्स दिलाना चाह रहे हैं। तो चूँकि मैं मैथ्स से हूँ, तो आप ध्यान दो कि मुझे क्या बोलना चाहिए था, मैं मैथ्स को प्रेफ़र कर सकता हूँ। पर मैंने उस स्टूडेंट से बहुत देर तक बात करी, बात करने के बाद मुझे लगा कि इस बच्चे को मैथ्स नहीं दिलाना चाहिए। मैंने जब उनके पेरेंट्स से मिला तो मैंने कहा सर, इसको बायो दिलाना चाहिए आप। तो उन्होंने कहा कि सर, आप कैसे आदमी हो? आप मैथ्स के टीचर हो और आप मैं आपको मैथ्स दिलाने की बात कर रहा हूँ, आप इसको बायो दिलाने की बात कर रहे हो। तो मेरे को इस तरीके से अटेंशन नहीं लेनी है किसी की, कि मैं किसी को ज़बरदस्ती मैथमेटिक्स दिला दूँ और पता वो आगे लेकर के मैथमेटिक्स को चलेगा ही नहीं। तो मुझे इस तरीके के काम करने में बिल्कुल मज़े नहीं आते हैं। मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ कि काम वो करना चाहिए जिसमें सामने वाला जो स्टूडेंट्स है उसको मज़ा आए, एन्जॉय करे वो सब्जेक्ट को, तो उसके लिए ज़रूरी है। तो यदि किसी स्टूडेंट्स को मुझे लगता है कि वो आगे जाने के बाद मैथमेटिक्स को नहीं सँभाल पाएगा, तो बेहतर होगा कि उसको लीव कर दें। तो पर आप इस बात का ध्यान रखें, मैथमेटिक्स आगे करने के बाद आपके पास ऑप्शंस, जो क्वेश्चन पूछा गया है, आफ्टर 12th क्या बेस्ट रहेगा, तो आप ध्यान दो 12th के बाद एक पॉलिटेक्निक में जा सकते हैं, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग करना चाहें, मैथमेटिक्स से स्टूडेंट्स हैं, पॉलिटेक्निक में जा सकते हैं। और जो कुछ लोग जो 10th के बाद ही आईटीआई वगैरह में करना चाहते हैं, लोअर लेवल पे यदि वो करना चाहते हैं, मतलब छोटे स्केल पे, तो खुद का काम सीखना चाहते हैं, तो आईटीआई वगैरह भी कर सकते हैं 10वीं लेवल पे। तो ये अलग-अलग डिपेंड करता है। आगे अपन जाते हैं तो फिर आगे अपने पास क्या है, अपने पास जो ऑप्शंस बचते हैं वो बचते हैं किसके? अपने पास बचते हैं बीटेक के। तो बीटेक करने के लिए बीटेक है और आईआईटी है। तो बीटेक और आईआईटी में
बीटेक के जो मेंस है, मेंस वगैरह का आपको पेपर देना पड़ेगा। मेंस वगैरह में आप सेलेक्ट हो जाओगे तो उसके बाद आप बीटेक कर सकते हो, यानी और आगे यदि एडवांस में पास हो जाओगे तो आईआईटी कर सकते हो। तो क्या बेस्ट रहेगा, आप एक बार मुझे, मेरा नंबर आपको मैं बता दूंगा, आप मेरे को किसी तरीके कांटेक्ट कर लेना। मैंने सब जगह लिंक भेज रखा है, दे रखा है। अब जितने भी वीडियोस वगैरह हैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी लिंक दिए हुए हैं, तो आप उनको देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी क्या करें कि उनको शेयर करें, ताकि लोगों को, दूसरे लोगों को भी इसके बारे में पता चल सके। तो वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू, आपका दिन शुभ रहे। तो और ये आप बोलेंगे तो मैं एक दिन इसी तरीके के वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको समझाया जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को, मतलब किस तरीके से अपन को सब्जेक्ट लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू।